हमारे यहाँ भूत प्रेत जादू टोना पिशाच ये सब बातें बहुत आम है। शायद शहरों में ये सब ना सुना जाए या फिर इस बात पर कोई गौर नहीं करता, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ भूतों का राज चलता है, प्रेतों को माना जाता है और उन्हें बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पर तो भूतों का डेरा होता है, वहाँ आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस ना आने के बराबर हो जाता है। कुछ खंडर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है, प्यासी आत्माओं का वास होता है वहाँ। ऐसे ही एक हवेली थी चंदनगढ़ में। खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे उसे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसीलिए वहाँ आस पास भी कभी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके पास नहीं भटकते थे, जानवर भी दुबक के भाग जाते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी कभी इंसानों को भी मार देता था और जानवरों ने उसका शिकार किया है ऐसी खबर फैला देता। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने उसे मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आ गई और उसकी खुद की तस्वीर में जाकर छुप गई। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहां आए तो जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया और सबके कटे हुए सर को बाहर रास्ते पर फेंक दिया, ताकि सब लोग ये समझ जाए कि शिकारी वापस लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहाँ ना कोई हवेली थी और ना ही कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो हवेली उसे नजर आती है। ये बात कहाँ तक सच थी ये तो वो गांव वाले ही जानते हैं। हवेली अब तक ना तो किसी को दिखाई दी थी और ना ही उस डरावने शिकारी का खूनी भूत। अमावस की रात थी, बारिश भी बहुत जोरों की हो रही थी। शहर से कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सामने का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली भी नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी वो हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की, उसकी आवाज से गाड़ी में ब्रेक लग गया। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुककर फिर सामने चलते हैं ना। वैसे भी बारिश बहुत ज्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है और रास्ता भी नया है, कुछ और परेशानी ना हो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राजी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने वो पार्किंग में खड़े हो गए, जहाँ पर हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुल गया। अंदर धीमी धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए नीचे उतर रहा था। उसके आते ही सागर ने उससे पूछा, भैया क्या यहाँ हम थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? बारिश बहुत है और हम यहाँ पर नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर दी। वो तीनों लोग अपना जरूरी सामान साथ में लेकर बाकी का गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी वो। जैसे बाहर से सुंदर दिखाई दे रही थी वैसे ही अंदर से भी सुंदर थी। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। बड़ी सी मूछे, हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने जमाने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा हो। रहा ही नहीं गया सागर से तो उसने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं। और बाबा क्या तुम यही हवेली में रहते हो और वो भी अकेले? वो बूढ़े ने सागर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ ये इस हवेली का मालिक था। कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी जा नहीं पाया। सागर ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताइए, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो फिर ये दरवाजा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसे जवाब ही नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे ही सामने गए उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, और वो भी बहुत गुस्से से। एकदम से सबकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें हिली थी थोड़ी देर के लिए। शायद ये सबका वहम था या सच, पता नहीं। वो थोड़े डर भी गए थे। वो सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेकर गया।
वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही सोता हुआ दिख रहा था तो उसको किसी ने बुलाया ही नहीं। उनको आदत होती है, लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। रमेश, सागर और समर तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वो इतने थक चुके थे कि लेटते ही उनकी आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफी गर्मी थी। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। समर एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त भी जाग गए। समर को कोई सपना आया था। समर बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये मजाक लगा, इसलिए उन्होंने समर को समझा के शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को भी आया और सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बाहर निकलने के लिए उन्होंने आवाज लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाजा बाहर से बंद किया था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। डर के मारे सबको बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाया था, वो एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज जा ही नहीं रही थी। फिर समर ने अपना मोबाइल उठाकर फोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे ये समझ आ गया था। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाजा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उन्हें मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाजा ही नहीं था और ना ही कोई खिड़की। सब लोग ऊपर चले गए। वहाँ से कूदने का सोचा, लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। ये सब क्या हुआ ये सोच के वो आपस में झगड़ने लगे और बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, ना खाने को कुछ था और ना ही पानी था। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें यही सोच के खुद पागलों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो जाता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, फिर से सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत ज्यादा प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसका हाथ दीवार से टकराकर खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही समर और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? सागर की बात पर वो लोग ध्यान ही नहीं देते, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास थम सी गई। लेकिन अब भूख की वजह से उनकी जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। समर और रमेश में ना जाने शैतान समा गया था उनके अंदर। वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे आदेश दे दिया था। वो उसे काट रहे थे, उसका खून पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच ही नहीं पाया और सागर की मौत हो गई। समर और रमेश अब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पीना और मांस खा के वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आ गई। सुबह सारी हवेली में सड़े हुए मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने सागर की लाश में से खाना चालू कर दिया, जैसे उनके अंदर का इंसान ही मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब वो समर और रमेश बगल के कमरे में जाकर सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने के बारे में सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़े रहकर पीछे से समर के ऊपर वार किया। समर का सिर किसी नारियल की तरफ फट चुका था और जमीन पर खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी समर की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम सीमा पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटाकर अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के खुलने की आवाज भी ऐसी थी जैसे सालों से बंद पड़ा था।
रमेश अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बाहर निकलकर उसने देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहां तक वो जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। अबे ड्राइवर! ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है। जी साहब, और दरवाजा खोलकर बाहर आता है। वो रमेश को उठा के गाड़ी में बिठाता है। साहब, बाकी सब लोग कहाँ हैं? ड्राइवर ने रमेश से पूछा। रमेश रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में, और जैसे ये गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है तो पूरा चौंक जाता है। वहाँ कोई हवेली थी ही नहीं, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के परे था। खुद पागलों जैसे महसूस करने लगा था रमेश। तभी रमेश ड्राइवर पर चिल्लाया, हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में, तूने हम लोगों को ढूंढा क्यों नहीं? साहब, हम सब कल रात को ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डरते हुए बोला। अब मानो रमेश का खून ही सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था? सपना या कोई छलावा? हवेली गायब, और उसके दोनों दोस्तों का क्या हुआ था वो तो बस रमेश ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। ड्राइवर ने जरा डर के रमेश को हाथ लगाया। साहब, रमेश गाड़ी की सीट पर ही गिर जाता है। वो सदमा सहन ही नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था? उनके साथ क्या हुआ था? उसके दोस्त कहाँ गए? किसी को कुछ पता नहीं चला, और ये सारे राज रमेश की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे। हॉस्टल। गरिमा बेटा जल्दी उठो, तुम्हें तैयारी करनी है ना आज। अरे आज तुम्हें अपने नए कॉलेज जाना है, जल्दी तैयारी करो। गरिमा की माँ किचन से आवाज लगा रही थी। गरिमा एक बहुत ही होशियार लड़की है। उसने अपने दम पर एग्जाम पास किया, वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए, यानी कोई भी ट्यूशन लगाए। यही बात घर में सबको पसंद थी गरिमा की, सबकी चहीती बेटी है वो। गरिमा ने अपनी सारी चीजें बैग में भर ली थी। उसके चाचा ऑटो लाने के लिए गए थे। बाहर से चाचू ने आवाज लगाई, अरे छोटी, तैयार हुई कि नहीं? ऑटो आ गया है। चाचू गरिमा को छोटी के नाम से बुलाते थे। सब सामान लेकर गरिमा और उसकी माँ नीचे आ गए थे। ऑटो में गरिमा के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहाँ से शहर का रास्ता कुछ घंटे भर का था। गरिमा का एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसे हॉस्टल में मिल गया था। बाहर रूम लेके रहना उसे एक्स्ट्रा खर्च लग रहा था, सो उसने वो नहीं किया। गरिमा जल्दी से कॉलेज के गेट से अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन सबको रूम मिलने वाले थे तो कोई टेंशन नहीं था। आखिर में गरिमा का नाम लिया गया, उसको एक रूम मिला, लेकिन उसके साथ वाली लड़की ने उसे वहाँ जाने से मना कर दिया। पूछने पर वो बिना बोले ही वहाँ से चली गई। वार्डन ने गरिमा को आवाज लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और वहाँ कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसे तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले ही उस रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है? तो यहाँ नीचे अपना नाम और पता और अपना फोन नंबर दे देना। गरिमा वैसे छोटे शहर से थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कह दिया और अपनी सारी जानकारी वहाँ भर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दे दी और कहा कि कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बता देना। वार्डन मैम नीचे के कमरे में रहती थी और वैसे बोलने में काफी अच्छी भी थी। गरिमा ने अपना सारा सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके बगल में सभी रूम थे तो उसे कोई परेशानी नहीं लग रही थी। रूम अंदर से काफी साफ सुथरा था। वो रूम 2 लोगों के लिए था, 2 बेड और अलमारी। उसने अपना सारा सामान रूम में एक जगह पर रख दिया और फ्रेश होने के लिए चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पर लेट गई। दिन भर की थकान से उसे बहुत नींद आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर ली जाए। उसने मोबाइल उठाया और अपने घर पर फोन लगाया। हेलो माँ, मैं पहुँच गई, रूम भी मिल गया, कोई परेशानी नहीं है, तुम चिंता मत करना। ऐसा बोलकर गरिमा ने फोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। नींद में उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बज गए। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद उसने थोड़ी टीवी देखी और सभी लड़कियां अपने रूम में चली गई। गरिमा की कोई दोस्त बनी नहीं थी तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसीलिए उसने मोबाइल में अलार्म लगाया सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म 8 बजे का था, लेकिन वो बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहाँ। इन सब से अनजान गरिमा अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गई। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा और उन्होंने देखा कि गरिमा का दरवाजा अंदर से बंद है।
उसने बाहर से आवाज लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या? यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज सुनते ही गरिमा की आंख खुल गई। उसने दरवाजा खोला। मैम, अभी मैं उठने ही वाली थी, अभी तो 8 बजने में टाइम है ना? गरिमा ने जवाब दिया। वार्डन जरा हंस के बोली, बेटा जरा अपनी घड़ी देखना तो कितने बजे हैं? गरिमा ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि 10 बज चुके थे। उसे समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। वार्डन वहाँ से चली गई और गरिमा अपना मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म बजा कैसे नहीं और मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी? यही सवाल सोचते सोचते वो कॉलेज चली गई। वहाँ जाकर उसकी क्लास में काफी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से थे और कुछ लोग अलग जगह पर रहते थे। उसे थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम में चली गई। वो सब लड़कियां उसके पुराने कॉलेज की दोस्त निकली, इसीलिए वो उन्हीं के रूम में रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैम को गरिमा ने कॉल करके बता दिया था। रूम में खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ गरिमा दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुँची, खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसे याद आया कि वो पेन लाना तो भूल ही गई थी और अब उसके पास कोई पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाजा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर की दुकान में चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान ले लिया, जैसे कि चिप्स के पैकेट्स और चॉकलेट्स। वहाँ से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफी देर तक पढ़ रही थी। फिर उसे नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवटें बदली और जैसे ही उसकी आँख खुली तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पर किसी लड़की को सोते हुए देखा और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। गरिमा जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे ही आवाज सुनी वो दौड़कर ऊपर आ गई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थी। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? गरिमा ने दरवाजा खोला और दौड़कर बाहर आ गई। मैडम, रूम में कोई है? मैंने अभी वहाँ किसी को देखा, कोई लड़की थी, मुझे ही देख रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाकर देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार में हल्ला मचाया, चलो जाके सो जाओ। गरिमा सच में बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पर हंस रही थी, इसीलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसकी आँख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो रूम पर आई तो दरवाजा आज भी खुला था और अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे उसने कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब गरिमा को थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसे एक पार्टनर मिल गई थी, उसमें कुछ हिम्मत आ गई। चलो वार्डन ने किसी को तो भेज दिया, इस बात से बहुत खुश थी वो। फ्रेश होने के बाद गरिमा उस लड़की से बात करने के लिए गई, लेकिन तब तक वो सो चुकी थी। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, सोने दो, थक गई होगी, और गरिमा पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। गरिमा को बहुत अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा टेंशन नहीं लिया। नीचे खाने के टेबल पर भी वो गुमसुम सी बैठी थी। खाना खा के सब रूम में वापस लौट आए, गरिमा भी लौट आई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी ही है, लेकिन गरिमा के जाने से पहले ही वो जाके उस रूम में सो गई। गरिमा थोड़ी नाराज सी होकर सो गई। आधी रात का पहर होगा, अचानक टेबल के जोर से गिरने की आवाज आई। सुनते ही गरिमा की नींद खुल गई और वो जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ वार्डन मैम। बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। गरिमा जैसे कांप रही थी। उसका चिल्लाना अभी भी चालू था। वो दरवाजा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में उसे पकड़ा। क्या हुआ गरिमा, आज भी क्या शोर है ये? वार्डन ने डांटते हुए कहा। मैम, मेरे रूममेट ने फांसी लगा ली है, चलो जल्दी, गरिमा ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागती हुई गई। देखा कि रूम में तो कोई भी नहीं है और सब कुछ सही जगह पर है। अब उसे गुस्सा आने लगा। उसने गरिमा को वार्निंग दी, गरिमा ऐसे तुम सबको परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना पड़ेगा। बेकार में हल्ला मचा मचा कर तुम सबकी नींद खराब करती रहती हो। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से थी, मेरा यकीन करिए मैम, गरिमा रोते हुए कहने लगी। वार्डन गरिमा को नीचे लेकर गई। उसने अपने रजिस्टर निकाले, उसके रूम का पेज निकाला। उस पर एक ही नाम था और वो था गरिमा का। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो बेटा और कोई नहीं। गरिमा अब और भी ज्यादा डर गई थी।
वो सोचने लगी कि जिसको देखा था तो वो क्या था, कोई भूत या साया या कोई भटकती आत्मा। लेकिन वो वार्डन के सामने कुछ भी नहीं बोल पाई। उसे मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाजा खुला रखा और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह कॉलेज जाकर उसने अपने दोस्तों से सारा किस्सा बताया। उसके दोस्तों ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम डरो मत, ये तुम्हारा वहम होगा, तुम ज्यादा मत सोचो। लेकिन गरिमा को पता था कि ये उसका वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर गरिमा रूम में चली आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन ही नहीं लग रहा था। फिर वो सोने की कोशिश करने लगी। नींद लगती और थोड़ी देर बाद कल रात वाली बात से नींद खुल जाती। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसकी आँख खुली और वो लड़की फिर से उसे दिखना चालू हो गई। वो अपने बेड पर बैठी थी। गरिमा ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से गरिमा की तरफ देख रही थी। उसकी लाल डरावनी आंखें देखकर गरिमा के मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे गरिमा की तरफ आ रही थी और उसने गरिमा से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में बाहर किसी को भी बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देखकर गरिमा रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन थोड़ी देर में गरिमा को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी उसी वक्त मौत हो गई। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी गरिमा को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाजे पर कोई कड़ी नहीं लगी थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, रूम के अंदर का नजारा देखकर वार्डन की चीखें निकल गई और वो वहीं बेहोश हो गई। गरिमा की बॉडी पंखे से लटक रही थी। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है, यही सवाल सब कर रहे थे। वार्डन ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वो नौकरी छोड़ दी। उसको गरिमा की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। गरिमा के घर वाले भी सदमे में चले गए। कई दिनों तक उस रूम में कोई रहने नहीं आया। वार्डन भी अब नहीं आ गई, लेकिन उस रूम के बारे में सबको सवाल थे और जवाब किसी के पास भी नहीं था। कुछ साल भर के बाद उस हॉस्टल के रूम में एक नई स्टूडेंट रहने आई। इस हादसे के बाद वहाँ कोई लड़की रहना नहीं चाहती थी। उस रूम के पास भी काफी सारे रूम्स खाली थे, लेकिन एक दिन एक लड़की का एडमिशन हुआ कॉलेज में और वार्डन ने उसे उसी रूम की चाबी दे दी। उस लड़की का नाम था सोना। रूम देख के ही वो बहुत खुश हो गई। अपना सामान रखकर बाहर घूम कर आई तो उसने देखा कि उसके पास वाले बेड पर कोई लड़की सो रही थी। उसने हाथ लगाकर उसे उठाने की कोशिश की और उससे पूछा, कौन हो तुम, कौन सी क्लास में हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, गरिमा। मौत का चौराहा। मैं अभी नए घर शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी एक सीमेंट के प्लांट में जॉब पक्की हुई थी, तो पहले जाके रहने का जुगाड़ किया और फिर बाद में सामान लेकर जाने का सोचा। मेरा नाम रौनक है। मैं एक पावर प्लांट में जॉब करता था। वहाँ मैं लैब में जॉब करता था। यहाँ सीमेंट प्लांट में भी मैं लैब में ही जॉब करता हूँ। भिवापुर नाम का बड़ा सा शहर है ये। मेरे गांव से पास होने के कारण यहाँ काफी पहचान के लोग भी थे, तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मेरे किराए के रूम और प्लांट के बीच में कुछ 20 मील का फासला था। जहाँ प्लांट था वहाँ रहने का कुछ इंतजाम नहीं था, तो सबने कहा कि यही भिवापुर में ही रह जाओ। सबकी मानकर मैंने यही रूम ले लिया। मैं जहाँ रहता था वो घर का मालिक एक ऑटो का मालिक था। उनका नाम था हरी काका। सब लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बात करते। मुझसे उनका लगाव बेटे जैसा था। रोज मुझे खाना खाया क्या ये जरूर पूछते और बातें चालू करते। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह भी जल्दी उठकर काम पर चले जाते थे। उनका घर इसी एक ऑटो की कमाई पे चलता था। मुझे पकड़कर एक और किराएदार था। जैसे तैसे उनका गुजारा इन सब पैसों से हो जाता था, इसीलिए वो देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचते थे। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका ये काम एक दिन उनकी जान पर बनाएगा। मुझे हरी काका के यहाँ रहने आए कुछ 6 महीने हो गए थे। मेरा प्लांट का काम भी ठीक ही चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास से हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जानें चली गई है। रात को मैं भी आता था प्लांट से। मुझे भी हरी काका ने आगाह किया था। मैंने उनसे यही पूछ लिया, हरी काका वहाँ क्या है ऐसा, कुछ भूतों की बात है क्या? हाँ रौनक बेटे, वहाँ बहुत सालों से जो पुल बना है ना, सुना है कि ये जब बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब वही लोग यहाँ पर मौत का तांडव कर रहे हैं। काका ने समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा सा डर गया।
मुझे सहमा सा देखकर काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यहाँ घर में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, देखो मुझे तो कोई भूत नहीं दिखाई दिया। हमारी बात हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी साथ में चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाकर एक खम्बे से जाकर टकरा गया था और उसकी मौत उसी जगह पर हो गई थी। लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसे वहाँ पर देखा कैसे नहीं, यही सवाल सब लोग कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ ये बात सुबह सबको पता चली। पुलिस वालों को भी ये हमेशा का रोड एक्सीडेंट लगा। लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, उस आदमी को भी उन्हीं भूतों ने मारा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे अब वहाँ पर साल होने को आया। मैं भूतों पे वैसे तो यकीन नहीं करता था, लेकिन सब बोलते हैं तो मन ना चाहते हुए भी मानने को तैयार हो जाता है। मेरे दादू कहा करते थे, आदमी को निडर रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है। अचानक आया खतरा निडर लोग संभाल नहीं पाते और दुर्घटना ऐसे ही होती है। मुझे जब भी कभी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह जाना होता, मेरे दादू की यही बात मैं हमेशा अपने मन में रखता था। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ उसके बाद से तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। वो बारिश की अंधेरी रात थी, अमावस्या थी कि पता नहीं क्या, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के 12:30 बजे को उस चौराहे पर उतरा। मुझे मेरे प्लांट की बस छोड़ के आगे चली गई। आज प्लांट में शटडाउन था, इसलिए सबने ओवर टाइम किया था, तो लैब वालों को भी रोका गया। एक तो लोगों के लिए अलग से गाड़ी नहीं भेज सकते थे, तो मुझे बेवजह बिठा के रखा। बारिश बहुत हो रही थी, छाता भी नहीं था मेरे पास, भीगते हुए जा रहा था। घर उस चौराहे से कुछ 20 मिनट की दूरी पर था। मैं बिना पीछे देखे जल्दी जल्दी घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहा पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ने की मेरी इच्छा थी, पर मैं मुड़ ही नहीं पाया, बस चल रहा था। मैं ऐसे लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे, मैं बस घूम ही रहा था। मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो हुआ है मुझे, लेकिन इसमें से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरे पीछे से कोई मुझे धकेल रहा था। मैं डर जाऊंगा पीछे देख के, इसलिए मैं मुड़ के देखने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। अब मैं बहुत थक चुका था, चलना ही नहीं हो रहा था मुझसे। अब वो मुझे खींच के लेकर जा रहा था। मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्रॉली वाला मेरे सामने से हॉर्न मारते हुए गया। लगा जैसे मैं सपने से जाग गया। बारिश भी रुक गई और मैं एक जगह रुक गया। अब मेरे आसपास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अब और नहीं चलना चाहता था। मैं वहीं बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, मैंने देखा कि मेरा घर सामने ही था। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन पड़ा था। रूम पर जाने के बाद मैं सीधा अंदर जाके कपड़े बदल कर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार हो गया। हरी काका रूम में आए, मुझसे खैरियत पूछी। उनको मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने समझाया कि शायद कोई प्रेत आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा, मैंने ऐसा भी सुना है कि ये आत्मा पीछा करके थका देती है। बाद में अगर कोई पीछे मुड़ के देखे तो उसको अपने वश में कर लेती है और फिर वो उनके ऊपर हावी हो जाती है। मैंने कहा, हरी काका, मैं आखिर तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। हरी काका बोले, देखो जो होना था वो हो चुका और बीत चुका, अब डरो मत, कुछ नहीं होगा। शाम को मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। मैं अपने घर चला गया दोस्तों के साथ और वहीं मेरा इलाज चलता रहा। कुछ 1 हफ्ते के बाद मैं वापस रूम पर आया। वहाँ का नजारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए। हरी काका एकदम से बहुत बीमार हो गए थे और पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफी तेज बुखार था। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास गया। काका बोले, रोहन बेटा, तो जिस दिन यहाँ से गया उसी रात को एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने उनको सहमते हुए पूछा, क्या हुआ काका? काका ने बोलना चालू किया, मैं उस रात भर ऑटो चलाने का सोच कर गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी मिल रही थी। यहाँ चौराहे से कुल 3 सवारी मुझे कुछ 12 बजे के आसपास मिली थी। सबको नाके तक जाना था। अंदर बैठने के बाद कोई कुछ नहीं बोला, तो मैंने ही पूछ लिया, भाई इतनी रात को क्यों जा रहे हो नाके पे? उस जगह आत्मा घूमती है। मेरे किराएदार को भी डराया था उसने। इतना बोलने के बाद उनमें से एक आदमी बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या?
काका बोले, लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात भर काम करता हूँ। नाका आया, मैंने ऑटो रोका, एक ही सवारी उतरी, उसने मुझे पैसे दिए, लेकिन जैसे वो चलने लगा मेरे होश उड़ गए। रौनक बेटा, उसके पैर पीछे की तरफ थे। मैं पसीने से तरबतर हो गया था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन ऑटो में 2 लोग और भी थे, इसीलिए मैंने खुद को संभाला। मैंने बाकी 2 सवारियों से कहा, देखो भाई, उसके पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था? वो तुम्हारे साथ बैठा था? कोई भूत था क्या? इतने में दोनों सवारी जोर जोर से हंसने लगी। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उनमें से एक ने कहा, हमारे कौन से सीधे हैं देख, उनके भी पैर उल्टे थे। बस इतना ही याद है मुझे, आगे क्या हुआ पता नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं वहाँ बेहोश था ऑटो में और लोगों ने मुझे घर लाया। मैं सन्न सा रह गया। ये सब हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ मैं समझ ही नहीं पाया। मैं रूम में गया और प्लांट जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था, लेकिन काम भी था, और काम तो करना ही था। मैं काका को मिलके चला गया। उस दिन के बाद से काका कभी ठीक ही नहीं हुए। बुखार कभी कम ही नहीं हुआ। डर के मारे वो अंदर से टूट चुके थे। कुछ दिनों में उनका खाना पीना भी बंद हो गया, और एक दिन जब मैं प्लांट से वापस आया तो काका हम सबको छोड़कर चले गए थे। घर वाले बहुत ज्यादा रो रहे थे। उसी दिन एक तांत्रिक को बुला के घर में शांति के लिए हवन कराया गया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया और मैंने भी वो घर बदल दिया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन प्रेत आत्माओं ने काका की जान ले ली थी, लेकिन मैं बच गया था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और भी डरावनी, भूतिया, रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।